अच्छा, तो केमिकल का मतलब होगा केमिकल रिएक्शन, मींस रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, पर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब समझेंगे। मान लो मैंने आपसे कहा कि कोई ट्रेन है और 200 किलोमीटर है, और 200 किलोमीटर उसका स्पीड जो था ना वो 50 किलोमीटर पर आवर था, कांस्टेंट स्पीड। तो अपन कहेंगे कि वो ट्रेन 200 किलोमीटर के लिए कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब कांस्टेंट था उसका स्पीड, इसलिए अपन कहेंगे कि वो ट्रेन 200 किलोमीटर के लिए इक्विलिब्रियम में रहा। ट्रेन रुका नहीं था, स्पीड कांस्टेंट। दूसरा एग्जांपल, मान लो अपने पास दो गैस, एक वेसल ऐसे है और एक वेसल इधर के गैस है। तो अपन कहेंगे इसमें O2 गैस है, इसमें N2 गैस है, ये 2 एटमॉस्फेयर है, ये 1 एटमॉस्फेयर है। अब नॉब को ओपन कर देते हैं, तो ये गैस उधर जाएगा, ये गैस इधर आ जाएगा, और तब तक इधर उधर जाएगा जब तक कि प्रेशर कांस्टेंट ना हो जाए। दोनों वेसल में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए और अपन ने कहा भाई अगर नॉब ओपन है तो अलग अलग प्रेशर हो ही नहीं सकता, दोनों तरफ प्रेशर एक जैसा। सो प्रेशर बिकम कांस्टेंट, लेकिन गैस का मूवमेंट बंद नहीं होता, गैस मूव करते रहते हैं, लेकिन प्रेशर इज कांस्टेंट। जैसे रूम के अंदर है, अपन क्या बोलेंगे, अभी रूम के अंदर ऐसे थोड़ी होता है गैस स्टिल हो गई, बंद हो गई, रुक गई, नहीं, गैस पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे लेकिन प्रेशर इज वन एटमॉस्फेयर। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो केमिकल रिएक्शन में अपन कैसे समझेंगे, तो अपन कहेंगे जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, और अगर इक्विलिब्रियम लाना है तो उसके लिए रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जाता है। इक्विलिब्रियम तभी आता है जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी आ सकता है। जिस रेट से ये उधर जा रहे होंगे उसी रेट से ये बन भी रहे होंगे, मतलब जिस रेट से ये डिकम्पोज हो रहे हैं उसी रेट से ये बन भी रहे हैं। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब दोनों जिस रेट से ये फॉरवर्ड जा रहा है उसी रेट से वो बैकवर्ड आ भी रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनका अमाउंट क्या है, इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो इट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे अपन कहेंगे भाई अच्छा अच्छा आप इससे दे दो, मेरे पास वाटर है, थोड़ा सा वाटर ले लिया अपन ने, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। वो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना होगा, तो अपन कहेंगे यहां पर वेपर होंगे, यहां पर लिक्विड होगा, यहां पर लिक्विड होगा, और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि जिस रेट से वेपराइजेशन हो रहा होगा उसी रेट से कंडेंसेशन हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो जब किसी रिएक्शन में रेट इक्वल हो जाएंगे तो अपन कहते हैं कि इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कांस्टेंट हो जाए, इसमें प्रेशर, रिएक्शन रुका नहीं, इसमें वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम चेंज रुका नहीं है, वेपराइज भी हो रहा है, कंडेंस भी हो रहा है। यहां रिएक्शन रुका नहीं है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी आ रहा है, लेकिन रुका नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। सो इक्विलिब्रियम मींस सिस्टम बिकम कांस्टेंट बट इट डजंट स्टॉप। मिक्सिंग स्टॉप नहीं हुआ, कांस्टेंट है प्रेशर। ट्रेन स्टॉप नहीं हुआ, कांस्टेंट है स्पीड। इधर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर या वेपर इनटू लिक्विड स्टॉप नहीं हुआ, बट rate becomes equal. Rate of conversion of this is equal to rate of conversion of this. That is called chemical. ठीक है, इसी को डेफिनेशन में डालना। So the chemical equilibrium state for any
और रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल मतलब उधर भी जाता है इधर भी आता है. फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन is that when a rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, becomes equal to rate of backward reaction, no matters what are the concentrations. Backward reaction, no matters what are the concentration, or concentration of a reactant or product. उनके concentration क्या है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा. Reactant and product, that is called equilibrium conditions. So अगर अपन लिखेंगे एग्जाम्पल तो अपन कहेंगे ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, तो एट इक्विलिब्रियम दीस टू विल बी इक्वल. तो अपन बता सकते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि भाई अपन कैसे बताएंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो विल राइट दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction equal to rate of backward reaction. That is the equilibrium conditions. No matters what are the concentrations. उसको अपन कहते हैं concentration कुछ भी हो सकता है, right ना. No matters के बाद क्या लिखा है? No matters what are the concentrations, huh? What are the concentration of the reactant. So there is no मतलब sir there is no concentration difference, है क्यों? अभी देखेंगे रुको. तो अपन देखेंगे, अपन एक बार लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. Of chemical equilibrium. भाई एक तो अगर हमें केमिकल इक्विलिब्रियम लाना है रिएक्शन में, तो द रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल, मस्ट बी रिवर्सिबल. ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाना चाहिए और बैकवर्ड भी आना चाहिए, तो अपन कहेंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा. अगर कोई रिएक्शन ऐसे है तो ये तो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे लिखने का मतलब है ए बी में कन्वर्ट होगा और बी ए में कन्वर्ट होगा, मतलब ए डिकम्पोज भी होगा और ए बनेगा भी. ऐसे मतलब है कि ए और बी ऐसे होते होंगे, अपन उनको आइसोलेट नहीं कर सकते. अपने पास पहले ए है, बाद में सिर्फ बी बचेगा. इस एरो का मतलब, इस एरो का मतलब है ए डिकम्पोज हो गया तो बनेगा भी, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, अपन आइसोलेट भी कर सकते हैं. लेकिन अगर कहीं ऐसा एरो लिखा हुआ, इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एग्जिस्ट ऐसा होता होगा, मैं आइसोलेट नहीं कर सकता, मतलब दे आर इन ट्रांजिशन स्टेट. ऐसे एरो अपन ने कब लगाए? तब लगाए थे जब अपन ने ऐसे लिखा, यहां यूज किया अपन ने. हम सबको पता है इन दोनों में से मैं किसी को भी आइसोलेट नहीं कर सकता. इन दोनों में से किसको आइसोलेट करेंगे? उनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये आइसोलेट होता है. मतलब ए और बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनके लिए अपन ऐसा एरो लगाते हैं. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन किसी को भी आइसोलेट नहीं कर सकते, ये अपन ने पढ़ रखा है. ठीक है, तो रिएक्शन को रिवर्सिबल होना चाहिए अगर हमें बताना है कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है. दूसरा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो फिर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देना चाहिए.
all factors such as concentration, pressure, temperature एक्सेट्रा लिख देते हैं, सारे फैक्टर्स मान लो मस्ट बी कांस्टेंट, तो फिर हमको कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? तो वो कांस्टेंट, मैं इसको हटा रहा हूं। अब ये एरोज का मतलब हम सबको पता है क्या होता है, वैसे तो बार बार मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। थर्ड पॉइंट, कंसंट्रेशन का मतलब उसको डाइल्यूट नहीं करना, यही सब ना? हाँ, मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब है किसी को ऐड कर दो, किसी को रिमूव कर दो, तो चेंज हो जाएंगे ना उसके कंसंट्रेशन। हाँ सर। रिएक्शन मस्ट अटेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इट मींस दैट डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब समझे? इट मींस दैट द concentration of reactant and product becomes constant, but reaction never stops. The concentration of a reactant and product become constant. But a reaction never stops. उस स्टेट को बोलते हैं अपन डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन करो, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मुझे क्या समझना है। तो अपन कहेंगे देखा, अगर हम रेट की बात करें ऐसे एक्स और वाई एक्सिस पे, है ना, कि भाई रेट की बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? अब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे अपने पास पहले तो कंसंट्रेशन टर्म ऐसे लिखता हूं। एग्जांपल, अगर मान लो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन क्या कहेंगे? ए जो है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अगर उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है अपन कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज करते रहेंगे। एक मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा हूं, तो अपन कहेंगे ए का कंसंट्रेशन इनिशियली मैंने ले लिया था, सपोज ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए था, अपन 1 मोल 2 मोल कुछ भी ले लो, जैसे जैसे रिएक्शन होगा ए का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और बी का बढ़ता जाएगा, ए का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और बी का कंसंट्रेशन, तो अपन कहेंगे बी का कंसंट्रेशन बढ़े, बी का कंसंट्रेशन बढ़े, तो बी इनिशियली तो 0 होगा, फिर बी का कंसंट्रेशन बढ़े। तो ठीक है, बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो ए का कंसंट्रेशन पहले ए बी में कन्वर्ट होगा और बी फिर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? ए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो पहले ए का कंसंट्रेशन कम होता रहा, कम होता रहा, कम होता रहा, एक पॉइंट पे आके उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो गया। बी का कंसंट्रेशन पहले बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, एक पॉइंट आया जब उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वो इसमें जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से इसमें भी आना शुरू हो गया, तो इसका भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, ऐसे स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो गया। तो जब ये स्ट्रेट लाइन आना शुरू होगा ना, तो इसका मतलब है दोनों के कंसंट्रेशन क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन आएगा अपन बता देंगे दिस इज द टाइम व्हेन द इक्विलिब्रियम अटेन्स, जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो इसका मतलब है कि यहां पर बी का कंसंट्रेशन अपन लिखेंगे जब इक्विलिब्रियम आ गया, यहां ए का कंसंट्रेशन है जब इक्विलिब्रियम आ गया, जब इक्विलिब्रियम आ गया। भाई ए तो शुरू में डिक्रीज होता रहेगा और बी बढ़ता रहेगा। अब एक पॉइंट आएगा जब दोनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए, अब उसके बाद चेंज होना बंद हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो फिर अपन कहेंगे अगर मान लो मेरे पास ऐसे ग्राफ है, ये जैसे ग्राफ है, तो ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला पॉइंट, अगर इस पॉइंट की बात करें, इधर जो ग्राफ मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे?
तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, आप तो ये बताओ कि वो ग्राफ है क्या। फिर आपने एक्स एक्सिस पे ले रखा है टाइम और इस पे ले रखा है कॉन्सेंट्रेशन, तो ये पॉइंट अपन को क्या रिप्रेजेंट करेगा, भाई इस पॉइंट पे तो ए का कॉन्सेंट्रेशन इतना है और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी इतना है, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, पॉइंट पी ले लेते हैं अपन, तो पॉइंट पी पे क्या होगा, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, तो लिख सकते हैं एट पॉइंट पी, पी concentration of A is equal to concentration of B। पहले बात तो ये याद रखो कि भाई एक्टिव मास, उसको अपन एक्टिव मास बोलते हैं, concentration means the concentration of a reactant or product or product, वो एक्टिव मास बोलते हैं, and is represented by स्क्वायर ब्रैकेट, अपन उसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। दिस मींस कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, ये अपन को पता है सबको कि दिस मींस ये अगर लिखा है तो कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन मोलारिटी होता है, और मोलारिटी होता है मोल्स पर लीटर। देयरफॉर जब भी अपन ऐसे लिखेंगे ना, दिस इज नथिंग बट द मोल्स पर लीटर, दैट इज इक्वल टू मोलारिटी, और मोलारिटी को ही अपन बोलते हैं एक्टिव मास, इज कॉल्ड एक्टिव मास, एक्टिव मास। हम सबको पता है व्हाट डू यू मीन बाय मोलारिटी, और अगर मोल्स और मोलारिटी दोनों में डिफरेंस क्या है वो अपन को पता है। तो अगर कभी एक्टिव मास लिखा होगा इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट मोलारिटी, और फिर मोलारिटी अपन को पता है किसी के लिए भी कैसे कैलकुलेट करना है तो भी ना होता है, तो इधर इसका और इसका कंसंट्रेशन बराबर होगा इस पॉइंट पे। हाँ तो है ना, वो तो हम बना ही लेंगे भाई एक्सिस पे ऐसे कि इस टाइम पे, और ये भी बोल सकता हूं मैं, तो अपन कहेंगे भाई, अपन कहेंगे कि इस टाइम पे इक्विलिब्रियम थोड़ी आया, इस टाइम पे कंसंट्रेशन बराबर हो गए, दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगे एट टाइम टी, एट टाइम टी पॉइंट पी पे ए और बी के कंसंट्रेशन बराबर होंगे, और पॉइंट पी पे दोनों के कंसंट्रेशन बराबर है एट टाइम टी, लेकिन इक्विलिब्रियम तो आएगा जब जब दोनों के कंसंट्रेशन, मतलब ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो अपन कहेंगे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस टाइम पे वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो अपन कहेंगे हेलो, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि दिस इज इक्विलिब्रियम। तो ये लाइन स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे तो अपन उसको इक्विलिब्रियम मान लेंगे कि वो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अब ये जरूरी नहीं है, मान लो अपने पास दूसरा एग्जांपल ऐसे लिखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपन को ए रिएक्टेंट गिवन होता है, इसका कंसंट्रेशन ऐसे लिख लिया होता है, और बी का कंसंट्रेशन ऐसे होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ग्राफ ऐसे ही बने, तो ग्राफ कैसे भी बन सकता है। अपन क्या करेंगे भाई, आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम लिख रहे हो, अपन कहेंगे इस रिएक्शन में और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कभी इक्वल नहीं हो सकते, या हो सकते, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कभी इक्वल नहीं हो सकते, इक्विलिब्रियम आएगा, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी हो गया, इधर ये वैल्यू आ जाएगी, और इक्विलिब्रियम जब दोनों ग्राफ कांस्टेंट ऐसे स्ट्रेट लाइन होना शुरू हो गए तो अपन बता देंगे कि दिस इज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन इसमें कभी किसी भी मोमेंट पे दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो सकते, जरूरी नहीं कि भाई ग्राफ मतलब ऐसे क्रॉस करे ही करे इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, नहीं, डिपेंड करेगा, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। अब अपन कहेंगे देखो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है
ये कांस्टेंट हो गया, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ। अपन रेट वर्सेस ऐसे भी बता सकते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं। कैसे भाई, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट पहले इनिशियली बहुत ज्यादा होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए ज्यादा होगा, तो इसका रेट कम होगा। और अपन कहेंगे बी का रेट, इनिशियली बी बनने के बाद बी का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो अपन कहेंगे कि इसका रेट बढ़ेगा। और एक टाइम आएगा जब दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड आ जाएगा। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम। तो एक क्वेश्चन आया है, सर कांस्टेंट मतलब इक्वल, कांस्टेंट मतलब इक्वल नहीं है, इक्विलिब्रियम लिखा है ये। कांस्टेंट मतलब होता है कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। भाई इसका कंसंट्रेशन सपोज करते हैं कि भाई अपने पास 1 था, ये 0 था। अब मेरी मर्जी मैं कहूंगा ये x आने पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो ये 1 - x हो गया। अब इसका मतलब ये थोड़ी हो कि दोनों इक्वल हो गए, हो सकता है ये 0.1 रहे और ये 0.9 हो और वो इक्विलिब्रियम आ जाए। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल, साफ साफ लिखा हुआ है नो मैटर व्हाट इज द कंसंट्रेशन, नो मैटर व्हाट इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अपन ने वो करा कि लास्ट वाला ग्राफ एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। अब मैं लास्ट वाला ग्राफ फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल 3 मैंने रेट के लिए कैलकुलेट किया, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लेता हूं। तो भाई एक बार अपन रेट का ग्राफ बनाते हैं, तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड की बात करते हैं। शुरू में जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो रेट भी ज्यादा होता है, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। फॉरवर्ड का रेट कम होगा। कैसे, इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये जैसे जैसे उसमें कन्वर्ट होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा तो रेट भी कम होगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो बैकवर्ड कॉन्सेंट्रेशन रेट बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, इसका रेट बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जब दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और रेट इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऐसे थोड़ी होता है। अपन क्या कहेंगे, भाई मैंने तो शुरू में ए लिया था 2 मोल्स, अब जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है 2 से 1.5 हो गया, 1.5 से 1 हो गया, 0.5 हो गया, 0.25 हो गया, 0.25 हो गया, 0.2 हो गया, 0.1 हो गया, तो रेट क्या होगा, कम होता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो रेट डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन ये किस में जा रहा है, बी में, तो जैसे जैसे ये 2 था तो ये 0 था, ये 0.5 हो गया तो ये 0.5 हो गया, इसका रेट अब इधर आना। अब ये 1 हो गया तो ये 1 हो गया, ये 0.5 है तो ये हो गया 1.5, तो इसका रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसका रेट बढ़ रहा है। अब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे किसी भी एक टाइम पे ऐसा होगा जब दोनों के रेट बराबर हो गए। जब रेट बराबर हो गए तो कहेंगे अब इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए मुझे कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा तो कंसंट्रेशन, तो फिर इक्विलिब्रियम आ गया। तो यहां पर अपने पास रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम हो गया कंडीशन, उसको अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, और बस इतना काफी है इसमें ग्राफ, मतलब क्योंकि अपन को काफी पढ़ना है अभी, तो मैंने थोड़ा सा एक्टिव मास अपन ने ऐसे डिस्कस कर लिया, उसको अपन लिख लेंगे कि भाई एक्टिव मास को ध्यान रखना। अपन पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे इसके लिए। नहीं, कभी भी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता, कभी भी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता, ना तो ये और ना ही ये, ना तो ये और ना ही वो। टच करने का मतलब क्या हुआ, अगर इसका ग्राफ इसको टच करेगा इसका मतलब ए 0 हो गया। कभी भी बट कंसंट्रेशन कभी 0 नहीं हो सकता। तो मैं भी बोल रहा था यार, मुझे तो बोलना, तो मुझे भी तो बोलने दिया करो यार, बोलने कहाँ देते हो तुम लोग। मैं तो बोलता हूँ, चलो ठीक है। तो अपन कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते ना कि किसी का कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कभी किसी का कंसंट्रेशन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो डिकम्पोज होगा तो वो बनेगा भी ना। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कभी कोई लिमिटिंग रिजेक्ट नहीं हो सकता, मतलब किसी का भी कंसंट्रेशन 0 नहीं हो सकता, डजंट मैटर व्हाट इज हैपनिंग।
ठीक है, तो कभी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता अगर इक्विलिब्रियम है तो। ठीक है, तो अब अपन कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन, दैट इज कि भाई इफ गैसेस आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं कोई गैस एस्केप ना कर जाए, इसलिए उसे क्लोज वेसल में करेंगे। आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन, then must be carried out in a closed vessel, in a closed vessel। ठीक है, कोई बात नहीं भी लिखते तब भी वही करता। एग्जाम्पल के लिए जैसे CaCO, भाई इसमें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, अगर आप क्लोज वेसल में नहीं रखोगे तो ये सॉलिड ही बचेंगे, बस गैस तो एस्केप कर जाएगा। सो अगर कोई भी मतलब रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है, अपन को उनको किसमें करना चाहिए, क्लोज वेसल में करना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे गैसेस। अगर कभी किसी रिएक्शन में अपन कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो कैटलिस्ट हमेशा यूज होगा टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर, ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए। लेकिन कैटलिस्ट ऐसे होना चाहिए कि अगर वो फॉरवर्ड का रेट बढ़ाएगा तो बैकवर्ड भी बढ़ाना चाहिए। अगर एक ही डायरेक्शन में बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? मुझे तो इक्विलिब्रियम के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल करना है। तो आपको कैटलिस्ट ऐसा चूज करना पड़ेगा कि अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा तो बैकवर्ड भी बढ़ाएगा। सो कैटलिस्ट इज ऑलवेज यूज्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर, always used to attain equilibrium faster, equilibrium faster। And it must be such that if it increases the rate of forward reaction, increases the rate of forward reaction, then it must also increase the rate of backward reaction, must also increase the rate of backward reaction। ये होता है कैटलिस्ट। बाकी अपन देखेंगे आगे कैटलिस्ट को, और भी अपन लास्ट में कुछ कुछ कैटलिस्ट को डिस्कस करेंगे अपन, वो देख लेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिवर्सिबल होना चाहिए, सारे फैक्टर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में कांस्टेंट होने चाहिए, कंसंट्रेशन डिक्रीज होंगे, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन मतलब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट इक्वल हो जाने चाहिए, अगर गैसेस इन्वॉल्व है तो क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए, और कैटलिस्ट ऐसे होना चाहिए। अब एक छोटा सा पार्ट अपन देख लेते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का। कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन, इनमें ना डिफरेंस लिख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल रिएक्शन? इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस, थोड़ा सा आइडिया रहे ज्यादा अच्छा रहेगा अपन को, अपन कैलकुलेशन भी अच्छे कर पाएंगे और पढ़ भी अच्छे से पाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। Irreversible reactions are unidirectional। एक ही डायरेक्शन में यूज होता है, सिर्फ फॉरवर्ड जाएंगे बस। पहले अपने पास रिएक्टेंट है, बाद में सिर्फ प्रोडक्ट बचेगी। एक ही डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन। बाय डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल है ना, तो वो रिवर्सिबल होंगे, फॉरवर्ड भी जाएंगे बैकवर्ड भी। Can be started only from one side,
मैं इसको किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकता हूं, बी लेके ए में कन्वर्ट करता हूं, फिर बाद में ए बी में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब मैं इन दोनों को लेके ये बना सकता हूं, फिर ये इसमें आना शुरू हो जाएगा। पहले मैं इसका डिकम्पोजिशन पढ़ सकता हूं या इसका भी पढ़ सकता हूं, क्योंकि वो दोनों तरफ जाता है। कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी साइड। मतलब अपन प्रोडक्ट की तरफ से भी लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, ए में आएगा, फिर ए बी में भी आना शुरू हो जाएगा। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो किसी भी वेसल में कर लो, इनको क्लोज वेसल में करना जरूरी है। कैरिड इन ओपन वेसल। अब वो स्कूल के हिसाब से अपन को ओपन वेसल ये लिख लेना चाहिए, वरना मैं लिखता ही नहीं। इसको मस्ट बी इन क्लोज वेसल। सर थर्ड पॉइंट में एनी वेसल नहीं होना चाहिए इरिवर्सिबल में। एक मिनट यार, रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड। एक सेकंड हाँ अब बोल, क्योंकि मतलब पॉइंट ना जाए मेरे दिमाग से, इसलिए मैंने लिख दिया उसको पहले। अब बोल, क्या बोल रहा था? सर आपने बोला कि इरिवर्सिबल में कोई भी वेसल चलेगा ना। कहां से? सर थर्ड पॉइंट सर सिर्फ ओपन में ही चलेगा या क्लोज में भी हो सकता है? हाँ ऑब्वियस ही बात है, कैन लिखा ना उसको, कैन। अच्छा ओके सर। है ना, तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कैन लिख दिया था इसलिए मैंने। भाई अब अपन कहेंगे सर, अब मस्ट भी लिखा आपने। भाई अगर मान लो किसी रिएक्शन में सारे के सारे सोल्यूशन है, अब बताओ क्या जरूरत है उसको क्लोज वेसल में करने की? तो वो अंडरस्टूड है यार, आप इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आप गैसेस के बारे में सोच के लिख रहे हो कि भाई उसको प्रिकॉशन लेके अपन क्लोज नहीं करेंगे। रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड, ये था, ये बन जाएगा। इस रिएक्शन को भी कंप्लीट कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, नेवर गोज टू कंप्लीशन, नेवर गोज टू completion. So there is no limiting region in equilibrium reaction. There is no limiting region in equilibrium reaction. ठीक है, ये आप पहले बता चुके थे मुझे, उसको उधर भी वैसे आपने काफी कुछ तो एक्सप्लेन कर ही दिया था। अब काम की बात पे आते हैं और खत्म करते हैं इसको, क्योंकि इसमें टाइम अपन को नहीं वेस्ट करना है, अपन को दूसरा काफी कुछ पढ़ना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब आप मुझे ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो इक्विलिब्रियम अटेन कभी नहीं कर सकते। भाई ऐसे तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बता दूंगा जिनमें इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल जिनमें इक्विलिब्रियम कभी नहीं आ सकता, जो अपन को हमेशा पता रहेगा कि यार इसमें तो इक्विलिब्रियम आते ही नहीं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड बेस ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। मतलब अगर मैं HCl को NaOH से रिएक्ट करूंगा, कि रिएक्शन वापस कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में एसिड बेस दोनों थोड़ी बना सकता हूं। अब इसमें कितना भी पानी डालना, कभी भी एसिड बेस कैसे बन सकते हैं कि रिएक्शन में? कभी नहीं बन सकते ना भाई, वो कभी थोड़ी बन सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर एसिड बेस एक साथ किसी रिएक्शन में रखोगे वो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे आप कुछ भी करो। एक तो ये हो जाएगा। सर ये रिएक्शन मतलब ये आर्टिफिशियली होंगे ना? नहीं नहीं, कौन सा आर्टिफिशियल है, ये तो क्लास में स्कूल में करते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। हाँ नहीं वैसे नहीं सर, ये रिवर्स करने के लिए, मतलब NaCl को वापस ब्रेक डाउन करने के लिए। वो होगा ही नहीं। NaCl को वापस डिसॉल्व करने के लिए वो HCl और NaOH में अपन चाहे कि उसको कन्वर्ट कर दें तो हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा,
और H प्लस आइन और Cl नेगेटिव आइन बनेंगे ऐसे सोल्यूशन में, वो भी कभी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ये ऐसे दूर दूर रहेंगे, है ना, वो कभी बनेंगे नहीं रिएक्शन, आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे कभी, ठीक है। चलो अपन ऐसे देख लेते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, ये फिजिकल वाला ही पार्ट है जिसमें आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, तो आप मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट कि भाई आप लोग ना 1-2 महीने की बात और है कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा कम सो लो और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उसके बाद चीजें ऐसी आ जाएंगी जिसमें थ्योरी है पूरा, जो मैं बताऊंगा आपको वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं होते, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट ना। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की अपन को जरूरत है। तो जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप चाहे थोड़ा कम सो जाओ, 4-5 घंटे ही सो, लेकिन आप क्वेश्चन को कंप्लीट करो, होमवर्क को कंप्लीट करो, क्योंकि फिर केमिस्ट्री का लोड काफी कम हो जाएगा आपका। चलो फिर दूसरा, a reaction in which precipitation occurs. Precipitation reactions मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें अपन केमिकल को ऐड करेंगे और उनमें प्रोडक्ट साइड में प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे मान लो अपने पास मैंने AgNO3 पानी में ले लिया, इसको NaCl के साथ रिएक्ट करवाया, AgCl का पीपीटी बन गया पानी में, और मेरे पास NaNO3 बन गया। अब ये व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी है, मैंने 2 एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किए और उसमें व्हाइट पीपीटी बना दिया। तो भाई ये दोनों मिक्स करके पीपीटी इसलिए बना रहे होंगे ना क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अब जब वाटर में सॉल्युबल नहीं होता तो बैकवर्ड कैसे आएगा रिएक्शन, वो तो वाटर इनसॉल्युबल है, कैसे आएगा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है मुझे पता होना चाहिए कि कौन वाटर में प्रेसिपिटेट बनाता है और कौन नहीं बनाता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। अभी के लिए तो अपन को गिवन होगा कि भाई कौन वाटर में प्रेसिपिटेट बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। सो अपन देंगे इसमें दैट इज एक ऐसे रिएक्शन लिख लेंगे अपन, और रिएक्शन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिएक्शन होंगे। जैसे BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन है, स्कूल में आपने सल्फेट का टेस्ट लगाया होगा कि आपको बताया जाता है कि सल्फेट का टेस्ट लगाओ तो आप क्या करते हो, बेरियम क्लोराइड वाटर डाल देते हो, आप सॉल्यूशन लेते हो सल्फेट वाला और उसमें बेरियम क्लोराइड डाल के बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बना लेते हो और आप बता देते हो कि वो सल्फेट आ गया प्लस HCl बन गया, ये लो भाई। 2 ही ऐसे रिएक्शन है जहां पर इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा, एक तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, दूसरा है जो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन होता है, इनमें कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। बाकी में अपन किसी ना किसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम ले ही आएंगे, बाकी तो मैं किसी ना किसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम लेके ही आ जाऊंगा। इन दोनों रिएक्शन में मैं कभी इक्विलिब्रियम नहीं ला सकता। राइट, इनमें तो मैं इक्विलिब्रियम ला सकता हूं, ठीक है, इनमें तो मैं इक्विलिब्रियम ला सकता हूं। तो यहां तो अपन इक्विलिब्रियम बना सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, दैट इज अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। अब मैं इसको राइट, तो अपन को पता चल गया कि भाई इक्विलिब्रियम अपन को क्या क्या बताना होता है इक्विलिब्रियम में। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होंगे और ऐसे मतलब अपन ने, मैंने तो आपको इसके लिए ज्यादा बताया, ये वाले पार्ट के लिए ही ये डिफरेंस लिख पाया, नहीं तो मैं लिख पाता भी नहीं, तो छोड़ देते हैं इस पार्ट को। मुझे बस ये पार्ट बताना था कि अगर अपन से कोई पूछेगा ना कि बताओ कौन सा रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकता, तो फिर मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो सिर्फ इरिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल होता ही नहीं। PCl5 का स्टेट लिखा ना हमने, गैसियस स्टेट लिखा तो है जी अच्छे से, हाँ, लेकिन अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी रिएक्शन दूंगा आयरन और स्टीम का, बनेगा ना इक्विलिब्रियम स्टेट, सब बनेंगे। तो
अब मैं लिखूंगा यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये एक्शन लिखा हुआ है मास एक्शन, मतलब एक्टिव मासेस की बात कर रहे हैं, that is given by Goldward and Wage। और अपन को साइंटिस्ट की जरूरत नहीं, मतलब किसने क्या बताया मुझे क्या पता। वैसे भी अपन कभी साइंटिस्ट पढ़ते तो है नहीं, किसने क्या किया, सबने कुछ ना कुछ किया ही होगा। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, mass action the rate of any reaction, the rate of any reaction according to law of mass action, the rate of any reaction is directly proportional to the the concentration of reactant and raised to the power of their molar coefficients and raised to the power of their molar coefficient, raised to the power of their molar coefficient। ये लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactant, concentration अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और उनका पावर क्या होना चाहिए, मोलर कोएफिशिएंट होना चाहिए, उनका मोलर कोएफिशिएंट, उनका पावर होना चाहिए। ये अपन ने ऐसे लिख लिया कि भाई अपन को याद भी रहेगा। वो थोड़ा डेफिनेशन है, रटते रटते परेशान होंगे तो अपन ऐसे लिख देंगे, लेकिन वर्ड्स में लिखना है, ऐसा नहीं बताना कि डेफिनेशन पूछा अपन ने ये लिख दिया। स्कूल में तो डेफिनेशन पूछेंगे ही पूछेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर द रिएक्शन, अपन कहेंगे, मान लो अपने पास एक रिएक्शन गिवन है A plus 2B is in equilibrium with 3C plus 4B। और मुझे गिवन है वो गैसियस स्टेट या ऐसे एक्वस सॉल्यूशन वगैरह वो सब गिवन है, हम देखेंगे कैसे करना है। तो अपन कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF जैसे रिप्रेजेंट भी कर लेंगे उसे, that will be directly proportional to concentration of A to the power of 1 into concentration of B to the power of 2। मतलब rate is directly proportional to the concentration of the reactant and raised to the power of their molar coefficient। उनके जो भी molar coefficient है आपको पावर में लिखना होगा। So product of reactant raised to the power of their molar coefficient। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए वो दोनों रिएक्टेंट होते हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेंगे अपन, concentration of C to the power of 3 into concentration of D to the power of 4। ठीक है, I can write that rate of forward will be equal to Kf into concentration of A into concentration of B to the power of 2, and Rb will be equal to Kb into concentration of C to the power of 3 into D to the power of 4, where Kf and Kb are rate constant है, वो rate नहीं है, rate constant है, where Kf and Kb are rate constants for forward and backward reaction, forward and backward reaction, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट्स होंगे। अब अपन सबको पता है अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे, एट इक्विलिब्रियम
बताओ भाई इक्विलिब्रियम कब आता है? जब when RF is equal to RB. RF is equal to RB. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है इन दोनों का इक्वल लिखना पड़ेगा मुझे, मतलब KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर ऑफ 3 एंड D टू द पावर ऑफ 4। तो फिर मैं लिखूंगा, ऐसे लिख लेता हूं इसको, KF अपॉन KB will be equal to concentration of C to the power of 3 D to the power of 4 concentration of A into concentration of B to the power of 2। तो what we will say कि भाई KF upon KB तो दोनों ही कांस्टेंट है। Let us write a new constant. So KF upon KB will be ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब यहां पर KF हो जाएगा, यहां पर KB हो जाएगा, है रेट के। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट KF है, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए KB है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अपन ऐसे। तो KF upon KB will be equal to, अपन लिख लेते हैं नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। ये नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, मतलब अपन ने इसको इक्विवेलेंस बना लिया इक्विलिब्रियम के। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, वो यहां पर दिखेगा नहीं तो मैं यहां लिखता हूं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। So I can write that. Therefore, Kc will be equal to concentration of C to the power of 3 D to the power of 4 divided by concentration of A into concentration of B to the power of 2। ये Kc। तो अपन कहेंगे सर इस रिएक्शन को देख के मैं Kc लिख सकता हूं, concentration of the product divided by concentration of the reactant रेज़ टू द पावर ऑफ देयर मोलर कोएफिशिएंट। मैं किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकता हूं, मैं किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकता हूं। अगर आप मुझे रिएक्शन कोई भी दे दो तो मैं उसका केसी एक्सप्रेशन, इसको देख लो आप, तो अपन लिख सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर ऑफ देयर मोलर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ देयर मोलर कोएफिशिएंट। उसको देख के बता सकते हैं कैसे लिखा जाता है केसी। सर ये हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा ना? ऑब्वियसली बात है, मतलब अब भाई वो डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएक्शन आपने मुझे दिया। जैसे मान लो मैं, आप ऐसे लिख देते, मान लो आपकी मर्जी सर आप ऐसे दे दो कि भाई बताओ ये रिएक्शन है, इसके लिए केसी का वैल्यू लिखो NH3 ट्वाइस। तो अपन कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, आप केसी ऐसे लिखोगे। आपने कहा था प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट लिखना होता है, तो प्रोडक्ट होगा अमोनिया रेज़ टू द पावर ऑफ उसका मोलर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर ऑफ देयर मोलर कोएफिशिएंट्स। ये लो रिएक्शन देख के लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है ना, तो वो अपन लिख लेंगे, अपन को कोई प्रॉब्लम, राइट। तो अपन किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं केसी एक्सप्रेशन, राइट। तो अपन लिख के बता सकते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि भाई इतना सारा पढ़ने की जरूरत क्या थी सर? एक तो मुझे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बताना था, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन अपन बार बार अभी थोड़ी देर पहले अपन ऐसे कर रहे थे ना, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा, बैकवर्ड इंक्रीज होगा। द रीजन इज इनके कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे तो रेट कम होगा, इनके कॉन्सेंट्रेशन शुरू में बढ़ रहे होंगे तो रेट बढ़ रहा हो, तभी तो आपने ऐसे लिख दिया था। अच्छा, इसलिए लिखा था कि इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। वो ग्राफ में लिखा था ना अपन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट are in gaseous state,
अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, देन in place of concentration we can use partial pressures. अपन partial pressure भी यूज कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेकर देख लो. सपोज फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है, इसी को ले लो ना, गैसियस स्टेट में बना लेना. केसी तो आपने बताई है, कुछ नया बताना चाहते हो तो इसमें सब कुछ दिख रहा है. अगर कुछ नया बताओगे तो मैं कंपेयर तो कर लूंगा. इसी को लिख लेते हैं. ए गैसियस स्टेट है, बी भी गैसियस स्टेट है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, सी को भी गैसियस स्टेट में ले लेते हैं और डी को भी गैसियस स्टेट में लेते हैं. सब गैसियस स्टेट में. अभी क्या थे, अभी लिक्विड स्टेट भी हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह भी हो सकता है. अभी अपन ने गैसियस स्टेट देखेंगे, फिर अगर कुछ इफ एंड बट आएगा तो. If all the reactant and product are in gaseous state, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर उस केस में ऐसे होगा. इस रिएक्शन के Kc of the reaction is concentration of C to the power of 3, D to the power of 4 divided by concentration A to the power of 1 and B to the power of 2. ये तो हमें आता ही है. पूरा केमिस्ट्री में अगर मेंशन नहीं है कि वो रियल गैस है, तो हमेशा अपन आइडियल गैस अज्यूम करते हैं गैसेस को. सो फॉर आइडियल गैसेस पीवी इज इक्वल टू होता है एनआर. तो मैं P अपॉन आर टी लिख सकता हूं N बाई वी, और N बाई वी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ले लो, कंसंट्रेशन. इसका मतलब है मैं कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिख सकता हूं. तो मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय आर टी. कंसंट्रेशन ऑफ बी तो लिख लूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर टी. कंसंट्रेशन ऑफ सी तो लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइड बाय आर टी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइड बाय आर टी. ऐसे लिख लूंगा कंसंट्रेशन. सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. मैं यहां पर लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाय आर टी टू द पावर ऑफ 3. सी का कंसंट्रेशन बताया आपने और क्यूब होगा तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे. पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइड बाय आर टी टू द पावर ऑफ 4 लिख लेता हूं. कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय आर टी कर देता हूं. और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय आर टी कर लेता हूं टू द पावर ऑफ 2 कर लेता हूं. मुझे पार्शियल प्रेशर के टर्म में कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करना आता है. टेम्परेचर गिवन होना चाहिए, आर मुझे पता है, मैं पार्शियल प्रेशर बता सकता हूं. इससे मैं आरटी को कॉमन ले लेता हूं. तो मेरे पास क्या आएगा, Kc विल बी इक्वल टू 1 बाय आर टी. यहां कॉमन लेता हूं, 1 बाय आर टी यहां भी कॉमन लेता हूं. और वो एक्सपोनेंट वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं ऐसे करता हूं 1 बाय आर टी टू द पावर ऑफ 3 प्लस 4, और यहां भी 1 बाय आर टी है तो माइनस 1 प्लस 2. ये होता है वो एक्सपोनेंट वगैरह आपको आता है. मल्टीप्लाई क्या बचा अपने पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर ऑफ 3 डी टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर ऑफ 2 बचा. अच्छा, मैं ये जो आरटी का पावर है ना, ये मैं किसी भी रिएक्शन को देख के बता सकता हूं.
सकते हो ना, कैसे? ये सम ऑफ द प्रोडक्ट, मोलर कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोलर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो ठीक है, उसको ना अपन एक कांस्टेंट, भाई रिएक्शन को देख के वो कांस्टेंट ही होगा, किसी भी रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, केसी आरटी का पावर लिख देता हूं एक ऐसा नंबर जो अपन को ये सिग्निफाई करते हैं। तो आरटी, और आरटी को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो आरटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी लिख देता हूं। दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर ऑफ 3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर ऑफ 4 divided by partial pressure of into partial pressure of B to the power. सर वो चेंज इन मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स है क्या? Where delta Ng is where delta Ng is delta Ng will be equal to, यही लिख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब वो बड़ा लिखने में वर्ड्स में थोड़ा बड़ा होता है शायद, तो इधर अपन बाद में इसको लिख देंगे अपन को जो भी लिखना है। वेयर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट minus reactants, molar coefficient of reactant in gaseous state। मतलब वो सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए होगा, वो बताएंगे इन गैसियस स्टेट। In gaseous state. So delta Ng is equal to sum of the molar coefficient of the product minus sum of the molar coefficient of the reactant, और वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर देखेंगे, मैं बताऊंगा अभी और एग्जांपल दूंगा, हमें डेल्टा Ng पता चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम ऑफ द मोलर कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोलर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब Kc तो कांस्टेंट होता है क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। भाई रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होते, सो Kc चेंज नहीं होता। रेट कंसंट्रेशन से क्या चेंज होगा? रेट चेंज होता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, नॉट द रेट कांस्टेंट। तो अपन क्या करेंगे, Kc कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेम्परेचर इज कांस्टेंट। If the temperature is constant, then this is constant, this is constant, this is constant, and delta Ng is also constant. नया कांस्टेंट ले लेते कि ये इक्वल टू 10, ये पार्शियल प्रेशर्स हैं, तो पार्शियल प्रेशर के लिए अपन नया कांस्टेंट ले लेते हैं, क्या रख लेते हैं? Kp. So we can get Kp will be equal to Kc into RT to the power of delta H। एक तो ये आ गया अपने पास, और दूसरा अपने पास ये आ गया कि हाउ टू राइट द Kp फॉर गैसेस। हम Kp कैसे लिखेंगे गैसेस के लिए, वो राइट। तो अपन को Kp पता चल गया, अपन कैसे लिखेंगे गैसेस को। ठीक है भाई, तो ठीक है। अब अपन ये चेक करते हैं इसमें से, अब मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। एक तो अपन लिखेंगे इफ any of the reactants or reactant or product are in solid state,
then it is not written in Kp or Kc expression. In Kc and Kp expression, we assume their concentration as constant because we assume them as inactive mass. So take their concentration as 1. Concentration as 1 unit. अपन उसको मान लेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इनमें से कोई सॉलिड हो गया, मान लेते हैं कि भाई सी सॉलिड हो गया, तो फिर अपन सी को नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे, फिर दिस अपॉन दिस इनटू दिस। अभी सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा अपन को पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड। अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड लिखेंगे, ऑफ सॉलिड किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन लिखो N/V करना। अब अपन कहेंगे सर अगर N/V करूंगा तो सॉलिड के लिए मोल्स क्या होंगे, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम क्या होगा, तो कहूंगा भाई वेट बाय डेंसिटी। तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वेट तो कैंसिल हो गया, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और ये कांस्टेंट है। भाई आप बताओ, मेरे पास ये सॉलिड है, इसको आप चाहे इतना अमाउंट ले लो या छोटा सा अमाउंट ले लो, ऑब्वियसली बात है उसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा, और मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल का मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। सो इट इज कांस्टेंट, तो अपन उसको यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। एक बात है, अपन सॉलिड को इंक्लूड नहीं करेंगे, ना तो केपी एक्सप्रेशन में करेंगे ना ही केसी एक्सप्रेशन में करेंगे। दूसरा पॉइंट, इन केपी एक्सप्रेशन only gases are present. उसमें सॉलिड और लिक्विड्स, मतलब अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, किसी का मोलैरिटी गिवन है, वो केपी में एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। बट इन केसी एक्सप्रेशन both concentration and gases are included. मतलब केसी एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन भी प्रेजेंट होंगे और गैसेस भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन केपी एक्सप्रेशन में सिर्फ, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लो तो ज्यादा अच्छा है। इसमें तो खैर ठीक है, अब वो सॉलिड थे तो क्या एग्जांपल लेते हैं, आपने लिख के दिखा दिया कि कंसंट्रेशन है ही नहीं, इसमें एक एग्जांपल डाल दो। मान लो मैंने कहा मेरे पास Fe है सॉलिड, इसको HCl में डाल दिया, एक्वस, ये डिसॉल्व होके FeCl2 बनाया, जो कि एक्वस था, सॉल्यूशन ऑफ FeCl2, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। ये गैस तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका Kc लिखो। इस सॉलिड तो दोनों में नहीं हो सकता, प्रोडक्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 ले लूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeCl2 ले लूंगा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl ले लूंगा, टू द पावर ऑफ 2 कर दूंगा। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉलिड विल नॉट बी इंक्लूडेड। केसी एक्सप्रेशन में, केसी मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में गैस का भी कंसंट्रेशन लेंगे, इसका भी और इसका, सॉलिड इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं केपी लिखूंगा तो केपी फॉर द रिएक्शन इज ओनली पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, बस। केपी एक्सप्रेशन में सिर्फ गैसेस हो सकता है, और केसी एक्सप्रेशन में दोनों हो सकते हैं। सॉलिड दोनों में नहीं होंगे, वो तो आपने बताया। डेल्टा Ng सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से 1, ये तो एक्वस है ना, आपने कहा था मोलर कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन माइनस रिएक्टेड ओनली इन गैसियस स्टेट, तो डेल्टा Ng सिर्फ इसकी वजह से 1 होगा। 1 + 0
माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि वो गैस है ही नहीं, इसलिए वो 0 0 कर रहा है। ठीक है, तो इन केसी एक्सप्रेशन pure liquids are also not included. प्योर लिक्विड्स जो है उनको भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे केसी एक्सप्रेशन में। प्योर लिक्विड्स आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड। अगर कोई प्योर लिक्विड्स है तो अपन उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे इन केसी एक्सप्रेशन। भाई केपी में तो हो ही नहीं सकता था किसी को, केसी एक्सप्रेशन बता दो, प्योर लिक्विड्स इंक्लूड कर सकता हूं कि नहीं। सर सेकंड वाले एग्जांपल में केसी और केपी की वैल्यू अलग अलग होगी ना? ऑब्वियसली सेम कैसे हो सकती है केपी और केसी की वैल्यू, है ना। सो इसमें जनरली वर्ड लिख रहा हूं मैं, द लिक्विड एक्ट एज मीडियम फॉर द मीडियम फॉर रिएक्शन। अब मीडियम में ऐसा ना हो कि मतलब मेरे जैसा मीडियम समझ लो तुम लोग कि सर आप इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हो या हिंदी मीडियम की बात कर रहे हो। मैं सोल्यूशन मीडियम की बात कर रहा हूँ, मतलब पानी में बनाया है ऐसे लिक्विड है मीडियम फॉर द रिएक्शन। मतलब वो अपन कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा वैसे किया। वही सोचा था इसमें, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल कुछ अपन ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो अपने पास ऐसे गिवन है CH3COH है और C2H5 है, ये एस्टर होता है। और एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस करना है तो पानी बहुत सारा ऐड करना होता है, वाटर मीडियम जैसे ऐड करेगा इस रिएक्शन में। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस कोई भी होगा ना उसमें पानी एक्सेस नहीं होगा। ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है, जो बनेगा वो एसिडिक एसिड है, वो भी लिक्विड है, और जो बनेगा वो C2H5OH है, वो भी लिक्विड है। इथेनॉल, एसिड और अल्कोहल बनेंगे। सो Kc ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन वाटर नहीं लिखने वाला मैं, क्योंकि इधर वाटर इज एक्टिंग एज अ मीडियम फॉर दिस रिएक्शन, इसलिए इंक्लूड नहीं करूंगा। अपन रिलेशन बिटवीन लिख सकते हैं, बिटवीन केसी के। जैसे वो पूछ रही थी ना अभी कि सर ये दोनों अलग अलग होंगे तो रिलेशनशिप कर लेते हैं अपन, क्या होगा। देख भाई ये तो अपन को पता है कि केपी इज इक्वल टू केसी इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी होता है, ये अपन को पता है। तो फिर अपन ऐसे लिखेंगे, इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, अगर रिएक्शन में डेल्टा एनजी 0 आ जाए तो उसके लिए केपी और केसी हमेशा बराबर होंगे। देन केपी विल बी इक्वल टू केसी। एग्जांपल लिख लेता हूं, ये लो, ट्वाइस ऑफ HCl है गैसियस स्टेट में और डिकम्पोज करके H2 गैस प्लस Cl2 गैस बना रहा है, सब गैसेस में है। तो 1 + 1 - 2 मोलर कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोलर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जिसमें डेल्टा एनजी 0 आ जाए उनके लिए केपी और केसी बराबर होता है। इफ डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0, देन अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ ना तो केसी में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो केपी के बराबर आएगा। इसका मतलब है केपी बड़ा होता है केसी से, क्योंकि केसी में ये मल्टीप्लाई करूंगा तो केपी के बराबर होगा। इसका मतलब केपी उस रिएक्शन के लिए बड़ा होगा केसी से। ठीक है भाई, एग्जांपल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल लिखेंगे तो विल राइट दैट कि भाई PCl5 है, इसको डिकम्पोज करवा देते हैं, गैसियस स्टेट में है, और ये PCl3 बनाएगा, वो भी गैसियस स्टेट होता है, और Cl2 बनाएगा, वो भी गैसियस स्टेट होता है। तो इसके लिए 2 - 1, तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1, डेल्टा Ng डेल्टा Ng जो होगा इस रिएक्शन के लिए, वो डेल्टा Ng विल बी इक्वल टू 1 + 1 - 1 इज इक्वल टू 1 आपके पास, 1 + 1 - 1 इज इक्वल टू, और अगर अपने पास डेल्टा Ng इज लेस देन 0, देन ठीक है, उल्टा लिख लेंगे और क्या। तो इसके लिए Kp क्या होगा, लेस देन Kc। वो क्यों, तो अपन कहेंगे देखो, अगर ये नेगेटिव है तो अपन ये डिवाइड बाय करेंगे Kc, इसको ऐसे करेंगे ना, RT अपॉन डेल्टा Ng, ये Kc अपॉन RT हो जाएगा ना, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो अगर Kc को इससे डिवाइड करेंगे तो वो Kp के बराबर होगा, इसका मतलब Kc बड़ा था, लिख लेंगे अपन एग्जांपल कैसे, N2 गैस है प्लस 3H2 वो भी गैस है, और इक्विलिब्रियम में ट्वाइस ऑफ NH3 लिख देते हैं, ये भी गैस है, तो डेल्टा Ng क्या होगा, तो डेल्टा Ng 2 - 3 + 1 हो जाएगा, -2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है रिएक्शन के मोलर कोफिशिएंट को देख के अपन ये बता सकते हैं कि Kp बड़ा होगा या Kc बड़ा होगा उस रिएक्शन के लिए, वो अपन बता सकते हैं। थोड़ा आइडिया भी आ गया अपन को किस टाइप से रिएक्शन लिखना है अपन को। मैं आपको कुछ रिएक्शन देता हूं, आप मुझे उन रिएक्शन में Kc एक्सप्रेशन, Kp एक्सप्रेशन और डेल्टा Ng कैलकुलेट करके बताओ। ये वो कैलकुलेट करके बताओगे तो आपको पता चल जाएगा डेल्टा Ng से कि अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 1 आया, ग्रेटर देन 0 आया, तो फिर वो Kp और Kc का क्या रिलेशन होगा वो आप बता सकते हैं। तो अपन ने एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया, तो अपन एक बार मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, उसमें आप मुझे Kp और Kc के रिलेशन बताओ, मतलब एक्सप्रेशन लिख के बताओ, सो दैट कि अपन, और डेल्टा Ng कैलकुलेट करके बताओ। ऐसे लिख देता हूं, आप लोग ये नोट कर लो पहले, और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो मुझे। कैलकुलेट Kp, Kc एंड डेल्टा Ng फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये अपन लिख लेते हैं। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं,
सर केपी को फाइंड करने के लिए अगर एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना? लिखा था ना अपन केपी एक्सप्रेशन में ओनली गैसेस, इसलिए अगर किसी रिएक्शन की केपी एक्सप्रेशन लिखना है तो एक तो गैस होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। सर थर्ड वाले रिएक्शन में वो रिएक्टेंट क्या है? ये इथेनॉल है, इसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एस्टर बनेगा, तो इट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि हाइड्रोलिसिस का उल्टा होता है। ये मतलब ऐसे रिएक्शन लिए ना आपने। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ आपने अमोनिया का फॉर्मेशन बताया, वहां डिकम्पोजिशन लिख दिया, तो लिखिए ना, डिफरेंस होगा ना, क्यों नहीं होगा? इसके लिए बताओ भाई, केपी और केसी। अरे इसके बाद तुम्हारा क्लास तो नहीं है ना? अरे इसके बाद तुम्हारा क्लास है ना? नहीं सर। नो नहीं है? सर। नहीं है सर। तो फिर बस इसको लिख के खत्म कर लेंगे, मैं पढ़ाऊंगा नहीं ज्यादा, आप चिंता मत करो, मैं टेंशन नहीं लेना, मेरा मतलब ये है ना, पढ़ाऊंगा नहीं, बस तुम लोग मतलब वो कर रहे हो। इसमें केसी लिखा, और केपी भी ऐसे लिखेंगे, बस केपी में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होंगे, और डेल्टा एनजी होगा ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। सर बोलो। सर वो केपी और केसी का जो रिलेशन है उससे हाँ। भी तो केपी निकाल सकते हैं अगर केसी कर किया सकते है ना, तो। मैंने क्या लिखा आपसे, आप एक्सप्रेशन लिख के बताओ मुझे। अभी अपन न्यूमेरिकल थोड़ी चेक कर रहे हैं, न्यूमेरिकल होते तो कर लेते ना, एक्सप्रेशन तो लिखना आ जाए। बताओ, यस और नो? यस इसके लिए अपन केसी केपी नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज देयर इज नो गैस। लेकिन यहाँ H2 को इंक्लूड किया मैंने, क्योंकि H2 इज नॉट अ मीडियम फॉर दिस रिएक्शन। अपन इन दोनों को मिक्स करके ये बना रहे हैं, H2 बन रहा है इसलिए अपन उसे इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर मीडियम होता है, अपन जनरली द लिक्विड एक्ट एज अ मीडियम फॉर द सॉल्यूशन, देन केसी एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। और मीडियम थोड़ी था, ये दोनों मिक्स करके अपन ये बना रहे थे, और ये मीडियम नहीं था। मीडियम तो ये रिएक्टेंट होता ना, ये दोनों को रिएक्ट करके अपन बना रहे थे, तो बन रहा था इनके रिएक्शन से। ये मीडियम है,
एक्वस सोल्यूशन ना लिखा आपने, एक्वस एक्वस मतलब मीडियम। सर थर्ड में डेल्टा एच जी 0 होगा सर। हाँ डेल्टा एन जी है ही नहीं ना, तो फिर जब ये डिफाइन नहीं है तो डेल्टा एन जी होंगे। हाँ जी। सर थर्ड वाले में अगर RHS LHS में होता तो फिर H2 को हम लेते क्या? एलएचएस में होता तो अपन कहते हैं फिर वो मीडियम होता, अगर एक्वस होता तो फिर नहीं करते अपन, एक्वस मीडियम होता तो, अगर ये रिएक्शन पानी में हो रहा होता तो नहीं लेता मैं, पानी में थोड़ी हो रहा है, ये दोनों मिक्स कर रहे हैं अपन तो वो दोनों बन रहे हैं। अपन ने लिखा ना ब्रैकेट में, जनरली द लिक्विड एक्ट एज अ मीडियम फॉर द सॉल्यूशन, जैसे इधर है देख, एक्वस एनएच पानी में डिसॉल्व किया होगा, पानी में ये बन गया AC NaAlO2 to the power of 2 H2 to the power of 3 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये तो सॉलिड है, NaOH to the power of 2, वाटर को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वही तो मीडियम है, Kp लिखूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 to the power of 3 एंड डेल्टा Ng 3 आएगा। देखो भाई देखो देखो, अगर कोई डाउट है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। SO3 to the power of 2 SO2 to the power of 2 O2, Kp का एक्सप्रेशन भी अपन लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर लिख लोगे और क्या, टू द पावर ऑफ 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, ये रिएक्टेंट है तो टू द पावर ऑफ 2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, डेल्टा Ng 2 माइनस 2 प्लस माइनस Kc कंसंट्रेशन ऑफ O2, बस ये तो सॉलिड्स है। Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मतलब रिएक्शन में जो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा वो Kp के बराबर होगा, डेल्टा Ng 1, ये लो भाई हो गया। ये हो गया अपना Kp कैसी एक्सप्रेशन, तो अपन ने आज सिर्फ एक्सप्रेशन सीखा, अपन ने क्वेश्चन करना नहीं सीखा, क्वेश्चन करना तो नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। तो आप आइडियल गैसेस को कंप्लीट कर लो और रियल गैसेस में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करो, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आगे अपन काफी आराम कर लेंगे। अभी किसका रियल गैसेस का? किसका बोला अभी अपने एक्सरसाइज 1 करने? रियल गैसेस का ना? रियल गैसेस का, और रियल गैस एक्सरसाइज 1 कर लो और आइडियल गैस कंप्लीट कर लो। आइडियल गैस में एक्सरसाइज 3 कर लो, पार्ट 1 एंड 2। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो क्योंकि एक्सरसाइज 1 में अपना पार्ट 1, 2 एंड 3 मतलब इनमें से काफी कुछ हो गया, जो बचा हुआ है वो अपन कर लेंगे। और रियल गैस में एक्सरसाइज 1, रियल गैस में बहुत कम क्वेश्चंस है, पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, अपन कर सकते हैं। बिल्कुल ये अपन करेंगे, ये अपना होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए।